गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जो 12th एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि, द हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो बने रहिए मेरे साथ। तो अमोनिया निर्माण की हेबर विधि की रिएक्शंस हमने बहुत बार पढ़ ली है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, ठीक है, जिसे दोनों तरफ यानी कि मूव करवाया जा सकता है। तो ये रिएक्शंस जो हम पढ़ते हैं उसमें नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होती है? अमोनिया प्राप्त होती है। ये सभी नाइट्रोजन है यहाँ पर गैस फॉर्म के अंदर है, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में है, और जो अमोनिया प्राप्त होती है, ठीक है, वो यदि अधिक प्रेशर लगाया जाता है तो लिक्विड फॉर्म के अंदर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस रिएक्शंस को हम संतुलित करते हैं तो ये हो जाएगा 3H2 और यहाँ पर जो बनेगा 2NH3, ठीक है। जब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया करवाई जाती है तो इसके लिए जो दाब रखा जाता है वो लगभग रखा जाता है 200 से 800 एटमॉस्फेयर। कई बुक्स में आपको 1000 एटमॉस्फेयर दाब भी मिलेगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर रखा जाता है वो लगभग रखा जाता है 700 केल्विन, या इसको आप बोल सकते हो 673 केल्विन। और यदि इसको सेंटीग्रेड में लिखें तो लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रिएक्शंस है ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस प्रकार की एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस है, यानी कि इस रिएक्शंस के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, ठीक है। और उस ऊष्मा की लगभग जो मात्रा होती है वो मात्रा होती है लगभग 46.1 किलो जूल पर मोल। कितनी होती है? 46.1 किलो जूल पर मोल ऊष्मा निकलती है। तो ये रिएक्शंस आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स जो लिया गया है इस रिएक्शंस के अंदर, वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना लिया गया है, यानी कि 1 भाग लिया गया है नाइट्रोजन का, और इसके अंदर 3 भाग किसके लिए गए हैं? हाइड्रोजन को। यानी कि अमोनिया बनाने के लिए 1 भाग नाइट्रोजन में 3 भाग हाइड्रोजन की क्रिया करवाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है 2 भाग अमोनिया के प्राप्त होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये वॉल्यूम्स है, जैसे 1 लीटर आप नाइट्रोजन ले रहे हैं, ठीक है, तो 3 लीटर्स हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी। या आप 10 लीटर नाइट्रोजन ले रहे हैं तो 30 लीटर हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी। ये आप 100 लीटर ले रहे हैं तो ये 300 लीटर लेनी पड़ेगी। यानी कि ये जो रेशियो है 1, ठीक है, 1:3 में रहेगा, ठीक है। इसकी जो वॉल्यूम है 1:3 के अंदर रहेगी। तो मोटी मोटी प्रोसेस ये है कि इसके अंदर कितना प्रेशर चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 200 से 800 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जो ताप होता है लगभग 673 केल्विन ताप। सेंटीग्रेड में यदि आप लिखो तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो कैटलिस्ट काम में लिया जाता है, उत्प्रेरक जिसको बोलते हैं कैटलिस्ट,
उत्प्रेरक जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3। और जो वर्धक लिया जाता है, उत्प्रेरक वर्धक, यानी कि जो उत्प्रेरक की अभिक्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ठीक है, तो वो लिया जाता है मोलिब्डेनम। यदि मोलिब्डेनम नहीं लेते हैं तो इसकी जगह कुछ अन्य उत्प्रेरक भी लिए जाते हैं, जैसे K2O या Al2O3। ये बहुत कम बुक्स में देखने को मिलते हैं, मोलिब्डेनम अधिकांश बुक्स में देखने को मिलता है, ठीक है, तो आप मोलिब्डेनम को ही लेकर चलें। तो कैटलिस्ट तो लिया जाता है फेरस ऑक्साइड और वर्धक लिया जाता है मोलिब्डेनम। अब इसकी जो थ्योरी है, यानी कि इसका जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत ला सातेलिए नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? ला सातेलिए नियम, जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम्स 11th के अंदर पढ़ा है। ला सातेली नियम क्या है? यानी कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शंस है, उसके अंदर यदि कोई भी परिवर्तन किया जाए, यानी कि उसके ताप में परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर यानी कि इसका टेम्परेचर है, इसमें परिवर्तन कर दें, या इसके दाब में परिवर्तन कर दें, या इनकी सांद्रताओं में, ठीक है, इनके वॉल्यूम्स में जो परिवर्तन करें, तो अभिक्रिया उस दिशा में क्या करने लग जाती है? गति करती है, जहाँ पर जो किया गया परिवर्तन है उस परिवर्तन के प्रभाव को क्या किया जा सके? नष्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये ला सातेलिए नियम था। यहाँ पर ये नियम मैं लिखवाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये नियम नहीं आएगा, ठीक है, परंतु आप इस चीज़ को समझिए कि कोई भी रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा के अंदर क्या करने लग जाती है? गति करने लग जाती है, जिस दिशा में यानी कि किया गया जो परिवर्तन है उसके प्रभाव को क्या किया जा सके? नष्ट किया जा सके। ये ला सातेलिए नियम है। अब इस की मैकेनिज़्म यानी कि जो विधि है, मेथड है, वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेरे साथ में बने रहिए और आप ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आप सीख जाओगे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो मेरे साथ में आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बनाना है एक संपीड़क कंप्रेशर, ठीक है। जो कंप्रेशर होता है, इस कंप्रेशर क्या करता है? यानी कि दाब को बढ़ाने वाली मशीन है एक प्रकार की, ठीक है। इस कंप्रेशर के अंदर क्या भेजा जाता है? एक भाग तो नाइट्रोजन को भेजा जाता है और 3 भाग हाइड्रोजन के इसके अंदर भेजे जाते हैं, यानी कि 3 वॉल्यूम्स और 1 वॉल्यूम्स, ठीक है। इस कंप्रेशर के अंदर भेजा जाता है। कंप्रेशर एक प्रकार का पंप है, यहाँ पर इसको संपीड़क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपीड़क या कंप्रेशर। कंप्रेशर जो दाब को बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो कंप्रेशर है, ये कंप्रेशर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लगभग 200 से ऊपर एटमॉस्फेयर दाब, 200 से 800 तक एटमॉस्फेयर दाब के अंदर एक वेसल्स के अंदर भेजता है, जिसको कैटलिस्ट चैम्बर या उत्प्रेरक कक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कक्ष। तो इस उत्प्रेरक कक्ष के अंदर इसको भेजा जाता है। तो यहाँ पर मैं उत्प्रेरक कक्ष बना रहा हूँ। तो ये उत्प्रेरक कक्ष होता है जिसमें जालियाँ लगी हुई रहती है, ठीक है, इस प्रकार की
जालियाँ होती है इसके अंदर उत्प्रेरक कक्ष के अंदर। और इस उत्प्रेरक कक्ष के अंदर जो जालियाँ होती है उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? एक तो भरा हुआ रहता है उत्प्रेरक Fe2O3 और उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्डेनम। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे आप लिख सकते हो ये क्या है? उत्प्रेरक कक्ष है। ठीक है, कैटेलिस्ट चैम्बर, कैटेलिस्ट चैम्बर है, जहाँ पर लगभग 200 से 800 एटीएम दाब, ठीक है, के ऊपर और लगभग 700 केल्विन ताप के ऊपर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को भेजा जाता है। किस गैस को भेजा जाता है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को। ठीक है, और यहाँ पर जब इस चैम्बर के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पहुँचती है, ठीक है, तो इस चैम्बर में लगभग 15 से 25%, 15% से लगभग 25% किस गैस का निर्माण होता है? अमोनिया गैस का निर्माण हो जाता है। यानी कि सारी की सारी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होती है, लगभग 15 से 25% अमोनिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इस यानी कि चैम्बर से तीनों ही गैसों को, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो इसके अंदर थी, ठीक है, और एक गैस और बन चुकी है, कौन सी? NH3, यानी कि NH3 प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस को एक अन्य वेसल्स के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, एक अन्य वेसल्स के अंदर भेजा जाता है। ये जो वेसल्स होता है ये कंडेंसर कहलाता है। ठीक है, कंडेंसर यानी कि संघनित्र बोलते हैं इसको, संघनित्र के अंदर भेजा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? संघनित्र कहा जाता है, जिसके अंदर 2 कक्ष बने हुए होते हैं। इस संघनित्र के अंदर कितने कक्ष बने हुए होते हैं? 2 कक्ष बने हुए होते हैं। ठीक है, ऊपर का जो कक्ष होता है उस कक्ष के अंदर ठंडा वाटर भरा हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो पाइप है, ये पाइप जिग-जैग आकृति यानी कि सर्पिलाकार वलय बनाती हुई इसके अंदर होती है। ठीक है, सर्पिलाकार यानी कि रिंग के रूप में, जैसे स्प्रिंग होता है उस रूप में ये यानी कि आकृति के अंदर रहती है। जैसे स्प्रिंग होता है ना, इस प्रकार, यानी कि इस प्रकार इस पाइप को व्यवस्थित किया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर और इसमें क्या भर दिया जाता है? ठंडा जल भर दिया जाता है और यहाँ से वो ठंडा जल बाहर की ओर निकलता रहता है, जिससे ये जो पाइप है ये क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। क्योंकि जो N2H2 जब रिएक्शंस होती है, ठीक है, तो वो बहुत अधिक मात्रा में एक्जोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो उस तापमान को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर इस पाइप को ठंडे जल में रखा जाता है, ताकि जो टेम्परेचर है वो लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड या 673 केल्विन बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही गैस इस चैम्बर के अंदर आती है, कंडेंसर के अंदर, ठीक है, संघनित्र के अंदर आती है। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उतने प्रेशर पर और कम ताप के ऊपर, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, परंतु जो अमोनिया है, ठीक है, वो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाती है इस चैम्बर के अंदर, और यहाँ से इस अमोनिया को क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। ठीक है, और ये जो पात्र है इसके ऊपरी भाग के अंदर एक पाइप और लगा दी जाती है और यहाँ से इसको भेजा जाता है रीसाइकल पंप के अंदर। किस में भेजा जाता है? रीसाइकल पंप। ठीक है, तो ये मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको बोलते हैं कंडेंसर संघनित्र, यानी कि जहाँ पर गैस को ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो ये है ठंडा पानी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है एक और
पंप होता है, इस पंप को बोलते हैं रीसाइकल पंप। ठीक है, रीसाइकल पंप। ये रीसाइकल पंप यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यहाँ पर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो लिक्विड फॉर्म में नहीं बदली गई, यहाँ से ये इसको वापस यानी कि रीसाइकल पंप के माध्यम से इसको वापस भेजा जाता है कैटलिस्ट चैम्बर के अंदर। ये वापस किस में आ जाती है, इस कैटलिस्ट चैम्बर के अंदर आ जाती है। N2 प्लस H2 तो कैटलिस्ट चैम्बर में आती है। कैटलिस्ट चैम्बर में वापस वही प्रोसेस होती है। ठीक है, कैटलिस्ट Fe2O3 और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में 200 से 800 एटमॉस्फेयर दाब और लगभग 673 या 700 केल्विन ताप के ऊपर ये वापस 15 से 25% अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से फिर ये यानी कि कंडेंसर के अंदर, संयंत्र के अंदर इसको भेजा जाता है, जहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो लिक्विड फॉर्म में नहीं आती है उतने प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर, परंतु अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक सारी की सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैस है वो किस में कन्वर्ट न हो जाए, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट न हो जाए। ठीक है, तो ला सातेली नियम के अनुसार हम इस प्रकार यानी कि अमोनिया के निर्माण की विधि को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स अधिक काम में लिए जाते हैं। पहला तो लिया जाता है ताप। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर किस प्रकार का रखा जाए। ठीक है, तो टेम्परेचर कैसा होगा, देखिए हम इस रिएक्शंस के अंदर पढ़ चुके हैं। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब क्रिया होती है और अमोनिया बनती है, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो तापमान अधिक बढ़ जाता है तो यहाँ पर इसको यानी कि इस गैस को एक ठंडे पानी के पाइप के अंदर क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, जिससे टेम्परेचर कम बना रहे, यानी कि तापमान क्या हो, निम्न हो। तो निम्न तापमान पर ये यानी कि अमोनिया गैस प्राप्त होती है। दूसरा, यदि दाब को देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 वॉल्यूम्स नाइट्रोजन है और 3 वॉल्यूम्स क्या है, हाइड्रोजन, यानी कि टोटल कितने वॉल्यूम्स बन चुके हैं, 4 वॉल्यूम्स। ठीक है, यानी कि 4 लीटर आयतन है। और यहाँ पर जो अमोनिया इनसे बन रही है, ये कितने बन रही है, अमोनिया के 2 वॉल्यूम्स प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 2 लीटर, यानी कि 4 लीटर कोई सॉल्यूशंस है, उसको यदि 2 लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमें प्रेशर कम करना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम प्रेशर कम करेंगे तो गैस के अणु फैलते हैं, यदि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस के अणु क्या आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे। तो हमें यानी कि जो वॉल्यूम्स है वो क्या करना पड़ेगा, उच्च करना पड़ेगा। तो जो प्रेशर है वो क्या करना पड़ेगा, उच्च करना पड़ेगा। तो उच्च दाब के ऊपर और निम्न ताप के ऊपर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या प्राप्त कर सकते हैं, अमोनिया को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक से बहुत एप्रिसिएशंस मिलता है, आपके सामने नए नए टॉपिक्स लाने का मन करता है। तो इसे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।